नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी वादे की, गारंटी की। और वादे मतलब वो रेवड़ी, चुनाव से पहले जो आपको, आम जनता को, जनता जनार्दन को लुभाने की कोशिश की जाती है, उस पर जंग छिड़ी हुई है। और एक वो पुराना गाना है ना, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा साधा। बंदे की जगह वोटर कर दीजिए। अब वादे किए जाते हैं, वोटर आप लोग सीधे साधे हैं, फेस वैल्यू पर भी ले लेते हैं। वादे पूरे कौन करता है, इसका असर क्या होता है, देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो रहा है क्या? और ये वादों की, इरादों की जो सौगात बरसाई जाती है, कोई अपनी जेब से दे रहा है क्या? पैसे तो हमसे ही लिए जाते हैं, लेकिन इसमें राजनीति बहुत हावी होती है। और आज से मैं कार्यक्रम की थोड़ी रूपरेखा भी बदलने वाला हूं। मैं शुरुआती संबोधन के बाद सवाल बताता था आपको, लेकिन सवाल आपके सामने सीधा, वादा तेरा वादा, वोटर है सीधा सादा, और जनता की सेवा या चुनावी मेवा, इसी पर यह रूपरेखा है जिस पर आज पूरी चर्चा केंद्रित रहने वाली है। और मैं आपसे, क्योंकि आप लोगों की एक जबरदस्त मांग थी कि भाई कार्यक्रम का टाइम थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो हम समय अवधि को अब बढ़ाने वाले हैं। और मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप जो हजारों की तादाद में अपनी राय हमें देते हैं, अपने सवाल भेजते हैं और कुछ जवाब भी भेजते हैं, वो सिलसिला लगातार जारी रखिए, मुसलसल चलना चाहिए। वो सिलसिला 7303622833 7303622833 पर अपनी बेशकीमती राय आप देते रहिए। 7-5 पर अब हम लगातार चर्चा करने वाले हैं, और चर्चा भी होगी तो वादे की। आपको मुझसे एक वादा यह भी करना होगा कि अब अपना थोड़ा सा शेड्यूल आप बदल कर रखिए। 7 बजे कार्यक्रम की रूपरेखा आपके सामने पेश करूंगा, सवाल आपके सामने पेश करूंगा, और 7-5 पर लगातार चर्चा भी शुरू करूंगा, जैसा अब मैं शुरू करने वाला हूं। तो एक जंग छिड़ गई है रेवड़ी को लेकर, चुनावी वादों को लेकर। तेरा वादा मेरा वादा, तेरी रेवड़ी मेरी रेवड़ी। और इसमें जो फर्क आ जाता है, मेरी रेवड़ी तो सेवा है, जनता की सेवा जी, और दूसरे की रेवड़ी मेवा है। वो तो घूस दे रहा है, आपको प्रलोभन दे रहा है, आपको रिश्वत दे रहा है, और पूरी करे या ना करे इसका भी कोई भरोसा नहीं है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की वो आजकल एक आदत हो गई है, सेल्फ गोल करने में एक्सपर्ट होती जा रही है पार्टी। कर्नाटक में पिछले साल मई में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जबरदस्त पटखनी दी थी बीजेपी को। बीजेपी की जितनी सीटें आई उसकी दुगुनी से ज्यादा कांग्रेस जीतकर सरकार बनाने में कामयाब हुई, और गारंटीज दे रही थी वहां पर। तो 5 गारंटी उन्होंने लागू भी की, और उन 5 गारंटीज में एक गारंटी थी शक्ति गारंटी योजना, जिसके तहत महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मुहैया कराई जा रही थी। अब डीके शिव कुमार, वहां के उप मुख्यमंत्री जो हैं, कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि भाई हम समीक्षा, रिव्यू कर रहे हैं इस योजना का, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं वो कह रही हैं कि हम तो भुगतान करना चाहती हैं, हमें नहीं चाहिए मुफ्त में बस यात्रा। अब मल्लिकार्जुन खड़गे तो भड़क गए, क्योंकि वो अभी महाराष्ट्र में भी गारंटी देने वाले हैं। अब अपनी गारंटी पर पीछे हटती हुई अगर कांग्रेस दिखे समीक्षा से, तो ऐसी ही बू आती है। तो भाई महाराष्ट्र में क्या असर पड़ेगा? तो बीजेपी कहां पीछे ऐसे मौके पर हटने वाली थी, मौका मिला लपक लिया, और प्रधानमंत्री ने लपक लिया। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि झूठे वादे करना आसान, लेकिन लागू करना असंभव।
ये झूठे वादे करने वाली कांग्रेस जनता के सामने बेनकाब हो रही है। तथाकथित गारंटी अधूरी, ये लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। जहां कांग्रेस की सरकार, वहां स्थिति बद से बदतर। कांग्रेस के झूठे वादों की संस्कृति से सावधान रहना होगा। प्रधानमंत्री ने अपना नैरेटिव गढ़ दिया, पर डीके शिव कुमार को नसीहत देने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे कि भाई इस तरह से बात करने की क्या जरूरत है, और वादे जो किए गए हैं उनको पूरा करना चाहिए। उन्होंने पलटवार भी किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा? झूठ, छल, जालसाजी, लूट, प्रचार, मोदी सरकार के 5 विश्लेषण, ये 5 गारंटीज की बात हो रही है। अब ये रफू भी करने की कोशिश है क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से? हर साल 2 करोड़ नौकरी के वादे का क्या हुआ? अच्छे दिन, बहुत हुई महंगाई की मार का क्या हुआ? घरेलू बचत 50 साल के न्यूनतम स्तर पर क्यों पहुंच गई? और बीजेपी में बी से बिट्रेयल यानी कि विश्वासघात और जे से जुमला होता है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा का क्या हुआ? अब दरअसल दोनों पक्षों की बातों पर निष्पक्ष होकर नजर डालने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट का साफ मानना है देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फ्री लंच। मुफ्त में खाना कोई नहीं देता, मुफ्त नाम की कोई चीज नहीं होती। अब जब ये सरकार मुफ्त में देने की बात करती है, वो केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, राज्यों में कहीं कांग्रेस की, कहीं किसी और विपक्षी दल की सरकार हो, वो ऐसे करते हैं जैसे उनका अलादीन का चिराग है, अपनी जेब में से पैसे निकालकर आपको या मुझको दे रहे हैं। पैसा तो हमारा ही है ना, संसाधनों को उस पैसे का आवंटन कैसे किया जाए, उसी में जामा पहना दिया जाता है कि जन कल्याण क्या है और दरअसल रेवड़ी क्या है। और इसकी शुरुआत आज नहीं, 2 साल पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जुलाई को की थी। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, और उसके बाद वो लगभग दर्जन भर जगह इस बात को दोहराते दिखे। मुफ्त रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। रेवड़ी की यह संस्कृति देश के विकास के लिए बहुत खतरनाक है। पर यह जुलाई 2022, उसके बाद जितने चुनाव हुए, आप बीजेपी और कांग्रेस या किसी और विपक्षी दल का जहां भी वर्चस्व था, उनके घोषणा पत्र पर नजर डालेंगे तो तू डाल डाल में पात पात, कोई फर्क नहीं है। कर्ज लेकर घी पिलाने की आदत डाल रहे हैं आम आदमी को, और वैसे बताएंगे कि नहीं, आने वाली पुश्तें इस भार को ढोने पर मजबूर हो जाएंगी। यह पोजिशनिंग होती है। छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, 12,000 विवाहित महिलाओं को दिया जाएगा। किसानों को साल भर में 10,000 रुपए की मदद मिलेगी। किसान सम्मान निधि अलग से मिलती है 6,000 रुपए की। गरीब परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सिलेंडर पर मैं आगे आता हूं। छात्रों को हर महीने ट्रैवल अलाउंस, ये बीजेपी कह रही है। लगभग यही बात कांग्रेस कहती दिखी थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कहा 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, क्योंकि कांग्रेस 400 रुपए में सिलेंडर देने की बात कर रही थी। सभी बेटियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, यही वादा कांग्रेस भी करती दिख रही थी। हर महीने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली फ्री, कांग्रेस 200 यूनिट देने की बात कर रही थी। लाडली बहना योजना में 3,500 रुपए देने का वादा, कांग्रेस 2,500 रुपए देने की बात कर रही थी। किसानों को सालाना 12,000 रुपए। फर्क क्या है? और इसमें बाद में बदलाव कितने होते हैं? अब डीके शिव कुमार कह रहे हैं समीक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ महिलाएं कह रही हैं भाई मुफ्त नहीं जाना। तो ये तो गैस सिलेंडर को लेकर भी हुआ था। गैस सिलेंडर मुफ्त में देने की योजना थी, सब्सिडाइज्ड मिलने की, जी सिलेंडर कम करेंगे, बहुत हुई
पेट्रोल की मार, डीजल की मार, गैस सिलेंडर की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो वो आए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद सार्वजनिक एक अपील की थी कि भाई जो परिवार अफोर्ड कर सकता है मार्केट रेट पर लेने का, वो सब्सिडी त्याग दे। अब इसमें गारंटी आधी अधूरी कहां रह जाती है, यह अपने आप में देखने वाली बात है। हमने यह भी देखा है, अगर हम विपक्षी खेमे की बात करें, मैं 2 बार अपने कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र पहले भी कर चुका हूं कि पुरानी पेंशन योजना जी लागू करेंगे, हिमाचल में की भी, पर हिमाचल में तनख्वाह देने के पैसे नहीं मिल पाते हैं, टाइम पर तनख्वाह नहीं मिलती। 1 तारीख की 7 हो जाती है, एक बार तो 12-13 तारीख हो गई थी सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह मिलने में। तो आप ऐसी प्रॉमिस क्यों कर देते हैं जिसे पूरा करने में आपको दिक्कत होने लगे? और बजट पर दबाव तो बनता ही बनता है। सुप्रीम कोर्ट पर मैं फिर से आता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दुनिया में कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती, हमें लगता है वोटर भी सम्मान से कमाई चाहेंगे। या दरअसल सारी पार्टियां लुभाने के लिए वोटर को, यह घूस भी है, यह रिश्वत भी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा वोटर को लेजी बना रहे हैं, आलसी बना रहे हैं कि वो काम ही ना करे। अब दिसंबर 2028 तक 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज देने की घोषणा पिछले साल ही कर दी थी कि भाई वो आगे बढ़ाई जाएगी। तो क्या देश में, और जब हम ताल ठोकते हैं दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तीसरी बनने की राह पर हैं, सारी दुनिया में हमारी विकास दर का डंका बज रहा है, तो क्या दरअसल देश में 81 करोड़ 35 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 5 किलो मुफ्त अनाज की दरकार है? यह अपने आप में सवाल है, और यह 2028 तक चलेगा, और इसमें पैसे तो लगते ही है ना। किसान सम्मान निधि, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा नहीं पहनाया जाएगा, नहीं जी, किसानों को 6,000 रुपए देते हैं। वो शुरू में 14 करोड़ किसान, छोटे और मझौले किसान चिन्हित हुए थे जिनको ये मिलनी थी राशि, वो धीरे धीरे घटकर 8 करोड़ तक भी आ गई। तो जहां दिया भी जाता है उसके बाद उसके अंदर उस प्रक्रिया को इतना पेचीदा भी बना दिया जाता है कि बहुत से लोग वैसे ही छोड़ दें कि अरे कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा। आयु सीमा की 60 साल नहीं 70 साल कर दी गई, 15 लाख रुपए आपको खाते में आ भी जाएंगे अगर आपका खर्च होता है मेडिकल में। 5 लाख रुपए की एक आयुष्मान स्कीम भी है। तो ये बड़ा एक दिलचस्प और घालमेल वाला खेल दोनों तरफ से, एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन, ये लगातार चलता आ रहा है। और इससे छुटकारे का भी कोई रास्ता है क्या, या आदत पड़ गई, पैसे आ गए, 1500 रुपये, अब लाडली बहना की गूंज सुनाई दे रही है महाराष्ट्र में, तो 1500 रुपये से कल्याण हो जाएगा, या नौकरी चाहिए, लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन भी है क्या, या सारी पार्टियां शॉर्टकट ढूंढ रही हैं कि भाई वोटर के पास जाइए, जी देखिए 1500 रुपये आपको दे रहे हैं, वोट हमें दे दो। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आज सीधा सवाल तो आपके सामने पेश कर ही दिया है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं और जेडीयू सबसे अहम घटक है मोदी सरकार का, एनडीए 3.0 सरकार का, राजीव रंजन, कांग्रेस की प्रवक्ता पहली बार मेरे कार्यक्रम में आ रही हैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो वादा तेरा वादा, राजीव रंजन आपसे शुरुआत करता हूं। वादा तेरा वादा, वादा किसका सच्चा किसका झूठा, किसकी सेवा किसकी मेवा, यह खेल कब तक चलेगा?
देखिए, एक कल्याणकारी राज्य में मेरा इको हो रहा है संदीप जी, मैं बात जारी रखूंगा जी। केवल टेक्निकल टीम को। हाँ, पीसीआर क्या करेगा कहना? इतने दुरुस्त जी। तो जी, ये पहले तो एक कोई भी वेलफेयर स्टेट है जहां अमीरी और गरीबी के बीच का फासला बहुत बड़ा है, लोगों की कठिनाइयां ज़्यादा है, राज्य को पहल करनी चाहिए। लेकिन अब इस आसमानी वायदे पूरा कर पाने की आप नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए कि अगर एक राज्य के बजट को हम देखें तो निसंदेह आपके आंतरिक संसाधन, आप उस पर कितना कर्ज ले सकते हैं और उसके बाद केंद्रीय सहायता आप कितनी अपेक्षा करते हैं, इनके आधार पर आपको अपने संसाधनों को निर्धारित करना होता है और तब आप किसके हिस्से में क्या देना चाहते हैं अगर उसको तय करते हैं। अगर आप सत्ता में नहीं भी हैं तो आप एक मजबूत दावेदार अगर सत्ता में आने के हैं तो आपको राज्य की अर्थव्यवस्था का आकलन करना चाहिए और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप इसका आकलन कर सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप जो होने लगते हैं तो आपके पास क्या कुछ होगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं झूठा वादा करती है कांग्रेस। प्रधानमंत्री तो 2 साल पहले ही कहने लगे थे कि भाई ये देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर देगी, पर जब चुनाव आता है तो आप हो या बीजेपी हो, एनडीए भी चुनावी घोषणाएं ये रेवड़ियां बांटने में पीछे थोड़ा रहते हैं। अब 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है ना, या किसान सम्मान निधि देंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देंगे। 55 लाख करोड़ रुपए का देश पर 2014 में जो कर्ज था वो बढ़कर 150 लाख करोड़ से ऊपर हो गया है ना। तो कोई केंद्र की हालत बहुत बढ़िया है, गुलाबी तस्वीर है, ऐसा तो है नहीं। कर्ज का बोझ तो सब पर बढ़ रहा है। देखिए, मैं बिहार की होगी को अमली जामा पहनाने का जो ट्रैक रिकॉर्ड हमारा है, जब 2008 में हम सत्ता में आए थे तो हमें पता इस बात की जानकारी थी कि बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर और आधारभूत संरचना को लेकर जनता की अपेक्षाएं क्या है। और नीतीश कुमार जी ने वायदा किया, तो अगर कानून का शासन स्थापित करना था तो थानों के जीर्णोद्धार से लेकर के लॉ एंड ऑर्डर उतरकर जो गाड़ियों की खरीदी, बहालियां, ये तमाम चीजें, इन सब पर व्यय था, लेकिन उसका आकलन किया जा चुका था। सड़कों का निर्माण और तमाम चीजें। और अगर आप देखेंगे तो 2010 ये सिलसिला जारी रहा। 2015 दो कारणों से बेहद अहम है। एक तरफ हम सत्ता में आएंगे तो 7 निश्चय पार्ट 1 के जरिए काम करेंगे और हम हर घर को बिजली देंगे। लोगों ने उसको एक तरह से हाथ से परिहास में समेटने की कोशिश की, लेकिन ये बिहार का ये सच है। शराबबंदी, महिलाओं ने एक चुनावी सभा में नीतीश कुमार जी को कहा कि हम लोगों की स्थिति बहुत खराब है, अगर आप सत्ता में आइएगा तो क्या आप ऐसा करेंगे। नीतीश कुमार जी ने वायदा किया और उसको भी पूरा किया। नीतीश कुमार जी ने वायदा किया और उसको भी पूरा किया। अब देखिए, अब नौकरियों को लेकर के हम अपने संसाधनों का आकलन करते रहे हैं। जिस समय नीतीश कुमार जी ने कहा 10 लाख नौकरियां, 10 लाख रोजगार, फिर सवाल उठे कि इतने संसाधन आएंगे कहां से। 7,16,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। संसाधन और की ये चुनौती दोनों तरफ है, पर यहाँ पर अपनी रेवड़ी को सेवा और दूसरे की रेवड़ी को मेवा बनाने का खेल है क्या। मैं मूल मुद्दे पर अभी टिका रहना चाहता हूं राजीव भाई, खेल यही है ना। मैं आपके मूल मुद्दे से जरा भी बाहर नहीं हो रहा हूं। हमारा बस ये मानना है कि एक राजनीतिक दल वायदे करने के पहले, मैंने एक बार पहले आपके शो में कहा था कि इलेक्शन कमीशन को ऑडिट करना चाहिए। अब वायदे जो करते हैं उनको जमीन पर पॉलिटिकल पार्टीज उतार रही हैं कि नहीं उतार रही हैं, उसके जरिए भी उनकी आप रेटिंग कर सकते हैं। नहीं, ऑडिट क्या, चुनाव आयोग तो अपनी जिम्मेदारी से वैसे ही पल्ला झाड़ता रहता है कि नहीं जी ये तो पार्टियों का अपना अख्तियार है, पर वो जब कहता भी है वो कहेगा कि अरे भाई आप इनको पूरा कैसा करेंगे, तो बजट ये प्रावधान बताइए। अब विपक्ष के पास बजट की जानकारी कैसे होगी। सरकार आप चला रहे हैं, तेजस्वी को क्या पता कि वहां पर वित्तीय स्थिति क्या है। कई बार चुनाव आयोग भी ऐसे तर्क दे देता है जिनका थोड़ा ना सर दिखता है ना पैर दिखता है। नहीं, इन सबों का पता होना बहुत मुश्किल नहीं होता है। विधानसभा की अनेक ऐसी समितियां होती हैं और लोक लेखा समिति जैसे जो
जो है, जैसी जितनी जो जानकारी समितियां हैं, सरकार के जिसमें पास होती है भाजपा उतनी कभी विपक्ष के पास अध्यक्ष हो सकती है बराबर वित्तीय अपोजिशन का होता है। स्थिति की। एक मिनट में, एक सेकंड अर्थव्यवस्था राजीव को भाई, लेकर कोई विनोद अग्निहोत्री, क्या सत्ता पक्ष, चुनाव आयोग ने ये बड़ा बेतुका सा तर्क दिया था कि नहीं, आप कैसे रेवड़ियां इंप्लीमेंट करेंगे उसकी वित्तीय जानकारी दीजिए। वो सरकार के पास तो होगी, विपक्ष के पास कैसे होगी? देखिए, जो सत्ता में होता है उसके पास तो सारी चीजें होती हैं, कितना राजस्व कहाँ से आया, केंद्र से कितना मिला। लेकिन जो विपक्ष में, मान लीजिए ऐसी, जैसे ये राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि लोक लेखा समिति से कई ऐसी पार्टियां होती हैं, जैसे आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में आई थी 2013 में, पहला चुनाव लड़ रही थी, तो किसी भी लोक लेखा समिति में, किसी समिति में नहीं थी। हाँ। तो उसके पास कहाँ से आ जाएगा बजटीय आवंटन? हाँ। जो पार्टियां मान लीजिए आज सरकार में है, कल नहीं है, उनके पास तो आप कह सकते हैं कि लीडर पोजीशन, सरकार से जानकारी कुछ मांग ले कुछ। लेकिन जो सत्ता में नहीं है और सत्ता में आना चाहती हैं, वादा वो भी करेंगी, तो उनके पास कहाँ से आ जाएगा ये डिटेल इसका, जो है कितना बजट है, कितना खर्च है, कितना आवक है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है, डॉक्टर पूजा, पहली बार आप मेरे शो पर आई हैं, ये कांग्रेस की जो आदत लगातार होती जा रही है, मैंने बहुत बार कहा है, कई साल से मैं कह रहा हूं कि पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारते, कुल्हाड़ी खोजती है कांग्रेस और फिर वहां जाकर पैर मारती है। वही काम डीके शिव कुमार भी करते दिखे। चुनाव सर पर हैं, उस कर्नाटक की तर्ज पर 5 गारंटी की घोषणा कांग्रेस महाराष्ट्र में भी करने वाली थी और समीक्षा की, पुनर्मूल्यांकन की बात करने लगते हैं, तो डाउट पैदा होगा कि भाई कांग्रेस अपनी गारंटी पूरी कर भी पाएगी कि नहीं। संदीप जी, पहली बार तो आपके शो में आ रही हूँ, आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, उसके लिए पहले शुक्रिया। पर कांग्रेस जब गारंटी करती है तो कांग्रेस पूरे बजट को लेकर, पूरे फिस्कल प्रूडेंस को ध्यान में रख के करती है। ये कांग्रेस की डेमोक्रेसी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्टेज पर खड़े होकर डीके शिव कुमार जी को रिव्यू करने की बात पर कर सकते हैं और डीके शिव कुमार जी रिव्यू करने की बात उठा सकते हैं, क्योंकि हम पूरी जमीनी आकलन करके, पूरा बजट स्थापित करके हम गारंटी देते हैं। ये वही बात है कि इस देश के लिए सबसे हास्यास्पद भी है और दुखद भी है कि प्रधानमंत्री जी जो रेवड़ी बार बार पॉलिटिकल डिस्कोर्स, नेशनल डिस्कोर्स में ले आते हैं, रेवड़ी शब्द, ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी का 2024 का घोषणा पत्र था, उसका पूरा शीर्षक मोदी जी की 75 फोटोज के साथ था, मोदी की गारंटी। क्या मोदी जी अपने मामा जी के घर से पैसे लाए? तो और तो आप कहां से लेकर आते हैं? आप भी तो अपने मामा के घर से नहीं लेकर आते, जो ऐसे दिखाया जाता कितनी दरियादिली हो रही है। नहीं, दरियादिली नहीं, मैं आपको बता रही हूँ संदीप जी। आज मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगी। आपने कर्नाटक की बात करी थी, कर्नाटका में हम शक्ति स्कीम के नाम से बसेस में फ्री ट्रैवल दे रहे हैं महिलाओं को। आज जब देश में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से महिलाएं बाहर हो रही हैं, जेंडर गैप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जहां महिलाएं 19% पे और पुरुष 75% पे टिके हुए हैं, वहां सिर्फ शक्ति स्कीम की 1 साल की गवर्नमेंट का रिव्यू नहीं कि इंडिपेंडेंट स्टडी ने बताया कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं का 25% से बढ़कर 30% हो रहा है। ये 5% महिलाएं नौकरी पेशा बन रही हैं, ये घर से बाहर निकल रही हैं, क्योंकि वो जो 20 और 30 रुपए बचा रही हैं वो उसमें काम पे जा रही हैं। तो अगर आप किसी का ऑडिट करते हैं, किसी आप स्कीम को ऑडिट करते हैं, ये वो बात नहीं है कि आपने 15 लाख का वादा कर दिया कि मैं टास्क फोर्स बनाऊंगा, जितने काले धन होंगे सबको वापस लाऊंगा, ईमानदार लोगों के अभी तो आपकी बात हो रही है। दरअसल दिक्कत यह है, डीके शिव कुमार भी यूं ही नहीं, अनायास थोड़ा उनके मुंह से निकल गया, वो इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं। 60,000 से 65,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार इन गारंटी के चलते पड़ रहा है। 2 लाख करोड़ से ऊपर का पहले ही कर्ज हो चुका है कर्नाटक सरकार पर। दम घुटा जा रहा है खजाने का। हिमाचल में 79% तो बाहर से कर्ज लेना पड़ रहा है सिर्फ पेंशन को सोर्स करने के लिए, उसको उसका प्रावधान करने के लिए। गलत आंकड़े दे रहा हूं तो बताइए। नहीं, गलत आंकड़े नहीं देख रहे हैं तो क्या सेंट्रल की हालत, जब ये मध्य प्रदेश में लड़की बहन योजना देते हैं, लाडली बहन, महाराष्ट्र में माझी लाड़की योजना करते हैं, लाडो लक्ष्मी हरियाणा में करते हैं, तो क्या ये रेवड़ी नहीं है? क्या सिर्फ रेवड़ी? वो पूरी तो कर रहे हैं, आपका पसीना छूट रहा है। बिल्कुल पसीना नहीं छूट रहा, हम बिल्कुल पूरा कर रहे हैं। चाहे तेलंगाना में रैथू स्कीम हो, हमने 22,22,000 किसानों का कर्जा माफ किया है। चाहे फ्री बस ट्रैवल हो, कर्नाटका तेलंगाना में हम ये कर रहे हैं। राजस्थान में जब हमारी सरकार थी, WHO की रिपोर्ट है संदीप जी की 80% भारतीय एक हॉस्पिटलाइजेशन से बैंकक्रप्ट होने के कगार में है। हमने उनको कैशलेस इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस दिया था।
और छत्तीसगढ़ की बात करूं, अभी आप छत्तीसगढ़ की बात करती है, 500 रुपए में सिलेंडर देने का घोषणा कर चुके थे, आज तक 500 रुपए में नहीं मिला है सिलेंडर। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में धान समर्थन मूल्य पे सरकार खरीद रही थी, सरकार गोधन खरीद रही थी, वो सब कुछ बंद हो चुका है। तो ये जब हवाई बातें करते हैं, ये जब बातें करते वो हैं कि कर्ज की हम ये भरपाई कर देंगे, कौन हम करेगा? कर्ज लेते रहो, घी पिलाते रहो, वोट पाते रहो। इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता। मैं यहां पर देखिए डॉक्टर पूजा, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि वो अर्थशास्त्री थे जी। और वो व्यवहारिक थे। ऐसा नहीं है कि 2009 का चुनाव भी आपने जो जीता मनरेगा के आधार पर 72,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी जो किसानों की थी, उनको आता था रेवड़ी बांटना भी, पर कब बांटनी और कब नहीं बांटनी ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जानते थे। इसलिए उन्होंने कहा पैसे पेड़ पर नहीं उगते। आज तो ऐसा लग रहा है पैसे पेड़ पर उग रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। जब यूपीए सरकार ने इस देश में अधिकार की बात की, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे भोजन का अधिकार हो, चाहे नरेगा हो, जब नरेगा लॉन्च किया था तो यही मोदी जी थे जिन्होंने इसे सरकारी विफलताओं का स्मारक कहा था। और यही नरेगा आज कोविड में रोजगार प्रदान करने में लोगों को काम आया था। आज एक छोटी सी खबर आई थी संदीप जी, आपका भी ध्यान गया होगा कि एक 5 महीने की प्रेग्नेंट औरत मध्य प्रदेश में जिस बेड पे, हॉस्पिटल बेड पे उसके पति का देहांत हो जाता है, उसी से वो साफ करवा रहे हैं। उसी 5 महीने की उस असहाय औरत को 6,000 रुपए मातृत्व सहयोग योजना से मिलेगा। तो क्या वो रेवड़ी हो जाती है? आज जब आप कॉर्पोरेट ये रेवड़ी, खैर अभी इस सवाल पर आऊंगा दर्शकों, और ये मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं रेवड़ी को लेकर। आपकी राय भी मैं चाहूंगा, नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। क्या वक्त नहीं आ गया है कि चाहे चुनाव आयोग हो, वो अपनी जिम्मेदारी से लगातार पल्ला झाड़ रहा है, ये बात मैंने कही है, या सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार हो, रेवड़ी क्या है और जन कल्याण क्या है, क्या इसे परिभाषित करने का भी वक्त आ गया है? हां या ना में भी अपनी राय हमारे पास जरूर भेजिएगा दर्शकों। लेकिन सौरभ मालवीय, मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि झूठे वादे करना आसान है, लागू करना असंभव, ये झूठे वादे करती है कांग्रेस, जनता के सामने बेनकाब हो गई है। किसी चीज की समीक्षा करना, पुनर्मूल्यांकन करना, वो वादे से मुकर जाना कैसे हुआ? वो तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश से अपील की थी कि भाई जो परिवार मार्केट रेट पर अफोर्ड कर सकते हैं गैस सिलेंडर, वो सब्सिडी त्याग दें। संदीप जी, कांग्रेस झूठी घोषणाओं की मशीन है। पूरी तरह से जैसे ही चुनाव आता है कांग्रेस घोषणा वीर बन जाती है। और इस देश का दुर्भाग्य देखिए, 1971 में गरीबी हटाओ के नारे को इस देश ने देखा और गर्त में ढकेल दिया इन लोगों ने। इसलिए जैसे जैसे छत्तीसगढ़ का, कर्नाटक का, तेलंगाना का, हिमाचल का आप उल्लेख किए, सामने है परिणाम। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में इन्होंने कर्ज माफी, बिजली के लिए कर्ज माफी की बिल की बात की थी और छत्तीसगढ़ के वार्षिक बजट के बराबर था। अंत में क्या हुआ? वो कांग्रेस वह राज्य और गरीबी की तरफ चला गया। 55 लाख करोड़ से केंद्र सरकार पर कर्ज बढ़कर 150 लाख करोड़ से ऊपर हो गया। उसके बारे में भी कुछ बोलिएगा प्लीज, ये जानकारी के साथ उस पर भी बोलिएगा, बोलते रहिए। मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं बिल्कुल उसी पर। तो संदीप जी, इस देश में जब भी कांग्रेस की राज्यों में सरकार आई है, वह देश बीमारू, पिछड़ा और गरीबी की तरफ कर्जदार होता गया है। देश का ये दुर्भाग्य रहा, क्योंकि जो भी नीतियां बनी केवल और केवल तुष्टीकरण के आधार पर कांग्रेस ने। अच्छा, अभी देश गरीब नहीं है, पर 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज की दरकार है। मतलब देश गरीब नहीं है, पर 81 करोड़ 35 लाख को 5 किलो अनाज चाहिए। आज संदीप जी, आज हम जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी योजनाओं के 5, आप देखिए कर्नाटक में 5 गारंटी की बात की है, एक की समीक्षा करके आपस में लड़ रहे हैं, उसको भी वापस कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं कि घोषणा क्या की है, गारंटी क्या की है, और जनता ने अस्वीकार कर दिया। ये हालात है, ये स्थिति है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जब लैपटॉप योजना लेके आए थे अखिलेश यादव, तो वापस हो गया था। देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग इनकी कहानी है। लेकिन मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं, केंद्र सरकार ने लगातार 10 वर्षों से अभी तीसरी बार के इस मोदी सरकार में आप देखिए
हमने 26 योजनाएं लगभग केंद्र और राज्यों की मिला के कुल देखें तो देश में इस समय लगभग 150-125 योजनाएं चलती हैं। राज्यों के साथ जोड़कर देखें, सारी योजनाएं जनता के लिए है और गरीब जनता की की सेवा आप के लिए, इतनी मूलभूत भलाई कर विकास रहे के हैं। लिए। मैं यहाँ आज पर उसी का सर परिणाम है। आपका कार्यवाह उत्तर एक सौरभ मैं सौरभ एक सर सेकंड कार्यवाह दत्तात्रेय मैं होश आंकड़ा- बोले मैं आंकड़ा दे रहा हूं, और आंकड़ा एक दे रहा हूं। उन्हीं का आज आंकड़ा हम- दे रहा हूँ। हाँ चलिए, अच्छा आप पहले आप दे दीजिए, आप आज तैयारी करके आए हैं, कुछ आंकड़े लेकर आए हैं, बोलिए बोलिए। नहीं, तैयारी नहीं। मैं संदीप जी आपकी बात को रख रहा हूं, जो सच है उसको मैं रख रहा हूं कि मोदी सरकार, केंद्र सरकार ने जिन योजनाओं को लेके, लाडली लक्ष्मी योजना मॉडल योजना बन गई, धन जन योजना मॉडल योजना बन गया, किसान निधि आज 14 करोड़ से 8 करोड़ पर आ गई फिगर। 14 करोड़ किसानों को दे रहे थे, अब घटकर वो 8 करोड़ किसान हो गए। वो रास्ते ढूंढ लिए कि ना ना ये गलत आदमी उनके पास जा रहा है, आई उसी के बल उसे जटिल बना दो प्रक्रिया को। उसी के बल पर आज हम उसी के आधार पर आज हम दुनिया के विश्व मंच पर आर्थिक शक्ति में शुमार होने जा रहे हैं। मैंने जो हम तो सब पढ़ा, जानते हैं, अब मेरा और आंकड़ा पूरा सुन देश, लीजिए, पूरी दुनिया देख उसी रही के है। आधार पर आप इतने मजबूत हो गए, किसान समृद्ध हो गए। एनएसएसओ का आंकड़ा है, वो तो कह रहे हैं विशुद्ध किसानी से किसान प्रतिदिन 27 रुपए कमाता है। 27 रुपए प्रतिदिन से समृद्ध हो जाता है किसान, ये बता रहे हैं मुझे। किसानों की आय भी दोगुनी हो गई होगी। नहीं, बिल्कुल। वो 31 दिसंबर 2022 तक होनी थी। आज हम आयात कर रहे हैं चारों तरफ। आज देखिए, फसल बीमा योजना का लाभ सीधे जनता किसानों को मिल रहा है, उनके खाते में इतना मिल रहा है कि 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं। पैदावार बढ़ गई, आज विश्व में आप देखिए, ये तो आंकड़े आपके हिसाब से, सरकार के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं, कि किसान की पैदावार दुगुनी हो गई है। आय दुगुनी हो गई। देखिए तेल 10,228 रुपए है, 21,000 होनी थी। दुगुनी हो गई, फसल दुगुनी हो गई, फसल दुगुनी हो गई, आमदनी आधी रह गई। समृद्धि किसानों के कारण ही आमदनी बढ़ रही है, उसके हिसाब से आमदनी बढ़ रही है। इसलिए दत्तात्रेय होश बोले थे, मैं नहीं बोल रहा हूं। एक मिनट सौरभ, दत्तात्रेय होश बोले कि 20 करोड़ लोग वो गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं और 22 करोड़ लोग 375 रुपए प्रतिदिन नहीं कमा रहे हैं। आपने एक बार नहीं कई बार बोले, वो मेरे आंकड़े नहीं है, तो मैं किसकी बात मानूं? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। निश्चित तौर पर ये हमारी जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी है कि समाज के अंतिम वर्ग तक, जो हर व्यक्ति के सुख समृद्धि की चिंता करना, सरकार की उन योजनाओं को ये सीधा कैश दिया जा रहा है कि वोट दे दो, पर आदमी का भला नहीं हो रहा है। मनरेगा का जो आवंटन था 96,000 करोड़ तक जो चला गया था 2020-21 में, 1,11,000 करोड़ का रिवाइज एस्टिमेट जो था, अब वो घटकर 60,000 करोड़ पर आ गया है। 100 दिन का रोजगार मिलता है जो मनरेगा में, वो 40 दिन का ही पैसा मिल पाता है, उतना ही आवंटन हो रहा है। देखिए कौशल, तो ये जो गारंटी है ये आधी अधूरी नहीं है क्या पूरी की जा रही? एक गारंटी पूरी है, एक गारंटी पूरी है, हर व्यक्ति को काम और काम के बराबर दाम। इस योजना के आधार पर, जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर 100 दिन का काम मिल रहा है मनरेगा में, सीधे 44 दिन का काम मिल रहा है, जान तक जा रही है। संदीप जी मुझसे सवाल? हाँ, मैं जानकारी साझा कर रहा हूं, 44 दिन का काम मिल पाता है। खैर, प्रियंका कक्कड़, एक मिनट, प्रियंका कक्कड़, आपने भी एक नया अपना इजाद किया है मॉडल। आप ताल ठोक देते हैं दिल्ली की कि दिल्ली में जी फ्री बिजली, फ्री पानी, फलाना फलाना फलाना, फ्री ट्रैवल हम दे रहे हैं, लेकिन हमारा तो बजट 100+ बजट हो गया। वो दिल्ली के लिए तो ठीक है, पंजाब में वो सरप्लस बजट का क्या हुआ? पंजाब में आधी योजनाएं, आधी गारंटी आपकी अधर में लटकी हुई है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? संदीप जी सभी को नमस्ते। ये जानकारी गलत है। हमने एक लॉस में एक डेट रिडन स्टेट को इनहेरिट किया था। 2 साल हुए हैं लगभग जब से हमारे पास पंजाब आई है। 2023 में हमने डेट को 3.8% कम किया है।
2024 में अब तक हमने 4.1% 3,54,000। ये देखिए आंकड़े 3% कम। भी। एक मिनट प्रियंका, सीधी भाषा में, सरल भाषा में दर्शकों को बता रहा हूं और बताइए गलत है कि आंकड़ा या सही है। 3,54,000 करोड़ पंजाब जैसा छोटा राज्य, उस पर कर्ज है 3,54,000 करोड़ का। नहीं तो आप ये तो मानेंगे ना, हमारे टाइम में कर्ज नहीं था, इनहेरिट किया है। ये भी बताइए कितना कम किया 2 साल के अंदर। ये आंकड़ा भी सार्वजनिक है संदीप जी। तो हमारी, मेरे को ये कहने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड आई से इट विद अटमोस्ट प्राइड कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ऐसे व्यक्ति हैं जो रेवड़ी देते हैं, देते रहेंगे, और एक फाइनेंशियल रेवड़ी मान रहे हैं आप? है उनके आप पास, मान रहे हैं ये रेवड़ी है? वो दिल्ली का बजट भी लगा, हम देंगे रेवड़ी, जनता के पैसे से जनता को सुविधा देते रहेंगे। और जो बीजेपी के अभी स्पोक्स पर्सन आपको बता रहे थे इतनी सारी कहानियां, आपने ठीक कहा। देखिए इनका हेल्थ बजट उठा लीजिए, अगर आयुष्मान भारत स्कीम स्कैम इतना अच्छा है तो हेल्थ बजट में कटौती क्यों हुई, किसान निधि में कटौती क्यों हुई, मनरेगा में कटौती क्यों हुई? ये कहीं पैसा नहीं पहुंचा रहे, सिर्फ अपनी जेबों में पैसा पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इनकी सारी स्कीमें बंद हैं, ये नहीं बता रहे, ये बाकियों पे आरोप लगा रहे हैं। सारी स्कीमें इन्होंने मध्य प्रदेश में बंद कर दी क्योंकि इनके मध्य प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवड़ा जी ने कहा लास्ट मार्च में कि 76 करोड़ का लोन रोज ले रही है मध्य प्रदेश, रोज। इनकी कोई फाइनेंशियल प्रूडेंस नहीं है। जुमला किंग वर्सेस गारंटी मैन की लड़ाई है। अगर हमने दिल्ली में, मैं आपको बता रही हूं मोटा मोटा एक आंकड़ा, कि लगभग 7 या 8,000 करोड़ प्रति साल हम लगाते हैं जनता के ऊपर, जिसमें हम फ्री पानी दे पाते हैं, फ्री बिजली देते हैं, फ्री महिलाओं को बस यात्रा देते हैं, उच्च स्तर की हम शिक्षा मुफ्त में देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में 450 टेस्ट, 350 दवाइयां मुफ्त, सारा इलाज मुफ्त हम देते हैं। पर ये भाजपा क्या करती है? आलसी बनाते हैं, लेजी बनाते हैं लोगों को, माफ कर देती है। हर एक भाजपा आदमी क्या को, करती दिल्ली है? में हर आदमी को क्यों जरूरत है 200 यूनिट बिजली फ्री की? पानी साफ दे दो ना, फ्री में देते घूमते हैं आप। फ्री में पानी देंगे, अरे साफ पानी दे दीजिए। असल मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। आपको किसने कहा साफ पानी नहीं देते? एक आदि नहीं, बिल्कुल भटकाते। आप टैप वाटर पी सकता हूं मैं दिल्ली का? फाइनेंशियल प्रूडेंस या गली बेली हो जाएगी, पेट में मरोड़ हो जाएगी? वो भी तो मैं आपको बता रही हूं कि ये भी हमारा प्रोजेक्ट है। इस पे तो बीजेपी के जो वाटर मंत्री थे उन्होंने खुद तारीफ की थी अरविंद केजरीवाल जी की। मुझे गजेंद्र जी ने, मुझे अच्छे से ध्यान है, उस पे भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा तो जनता, हम बने ही जनता के मुद्दों को, जनता को सहूलियत देने के लिए। पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से 4 टाइम्स ज्यादा है दिल्ली में, महंगाई लोएस्ट है, और ये तब जब फ्री बिजली मिलती है, फ्री पानी मिलता है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है। और अगर दिल्ली वाले आलसी होते तो हाईएस्ट टैक्स पेयर कैसे होते? ये बात अलग है कि केंद्र सरकार हमें 1/4 नहीं देती वापस। अब पहले देते थे 325 करोड़ पर एनम, अब वो भी नहीं देती, सौतेला व्यवहार करती है। महेश गुप्ता हमारे दर्शक हैं, दिल्ली वासी, वो ये कह रहे हैं कि नई नवेली पार्टी 10 साल से सत्ता पर काबिज है, ये फ्री में जो देती है। देखिए, एक नई नवेली आम आदमी पार्टी फ्री योजना चलाकर 10 साल से सत्ता में है, तो कहीं ना कहीं ये असरदार, मतलब ये काम करता है, लोगों को फ्री की आदत डलवा दी है आपने। हाँ प्रियंका, पर हम तो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, देखिए ना संदीप जी, ये तो बहुत डाटा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही, कि हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम दिल्ली में, हाईएस्ट टैक्स पेयर दिल्ली में, लोएस्ट इन्फ्लेशन दिल्ली में, और सारी फ्री सुविधाएं दिल्ली में। तो हमारे एक और दर्शक हमारे कैथलवासी थे, पीसीआर, उनकी राय भी चलाइएगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण राय है। एक दर्शक ये कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा कुछ भी मुफ्त नहीं होना चाहिए। क्यों बस में मुफ्त जाएगा कोई? आप शिक्षा स्वास्थ्य को कर दीजिए ना, लोगों तक पहुंचाइए वो सुविधाएं। देखिए, हमने कैलाश गोयल है ये हमारे दर्शक। मुझे ऐसा लगता है कि जो 90% लोग निचले तबके के होते हैं जो टैक्स भरते हैं। भाजपा क्या कर रही है? आपने खुद बताया 176 लाख करोड़ का उन्होंने कर्ज ले लिया। वो पेट्रोल से इतना कमा रहे, जीएसटी से इतना कमा रहे, कॉर्पोरेट टैक्स 1,76,000 नहीं, 150 लाख करोड़ से ऊपर का हो गया कर्ज। 1,76,000 करोड़ नहीं, 150 लाख से ऊपर का कर्ज हो गया है केंद्र सरकार पर। जी, हाँ जी, जी।
थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। ठीक है, तो देखिए इतना कर्ज जा कर रहा है, किस चीज पे खर्चा कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। टोल टैक्स दो आप, जीएसटी दो आप, सारा आपका खून चूसेंगे, पूंजीपतियों को माफ अब कर देंगे। कीर्ति राव हम कह रहे हैं जनता का महंगाई पैसा बेरोजगारी जनता इस को कदर ही बढ़ देंगे। गई है कि जनता ने मुफ्त रेवड़ियों को जीने का सहारा बना लिया है। और ये शॉर्टकट ढूंढ लिया है क्या सब राजनीतिक दलों ने? देखो रेवड़िया असल मुद्दों को एड्रेस नहीं कर रहा कोई। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल जरूरत है, अब 75 साल से ज्यादा हो गए भारत की लोकतंत्र को, जरूरत है लोगों को सशक्त करने की। आप इस लायक बनाइए कि लोगों को मुफ्त राशन की जरूरत ना पड़े, आप इस लायक बनाइए उनको मुफ्त बिजली के बजाय मतलब 81 करोड़ 35 लाख निरंतर लोगों को बिजली 5 मिले। किलो अनाज चाहिए, मेरी समझ से परे है ये। तो बिल्कुल। उस पर आपने कोरोना काल में एक व्यवस्था की थी, हाँ। आपातकालीन व्यवस्था थी, हाँ। ठीक है, समझ में आता था कि भाई लोगों के पास काम नहीं और था। वो भी 81 करोड़ 35 लाख, 140 करोड़ के देश में आधे से ज्यादा लोग। आधे से ज्यादा, और वो आप बढ़ाते चले जा रहे हैं क्योंकि चुनावी लाभ मिल रहा है। हाँ। वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई लाभार्थियों की। गांव एक देहात में अब मजदूर नहीं मिलेगा, लोग खेतों में काम करने को तैयार नहीं। 5 किलो का अनाज, 5 आदमी हैं उनके 25-30 किलो अनाज आ गया। संदीप जी, उस पूरी योजना की अगर ढंग से जांच पड़ताल की जाए तो उसमें कभी अगर होगा, ऑडिट होगा अगर उसका, तो कितना उसमें घोटाला मिलेगा वो सामने आएगा। ऑडिट कोई कराने को तैयार नहीं है, एक दूसरे का ऑडिट कर रहे हैं, राजनीतिक ऑडिट, बयानबाजी से। क्योंकि 5 किलो अनाज आता है, वो कहाँ जाता है, कितना बढ़ता है, कितना, ये सारा विस्तार है वो। लेकिन वो इसलिए बढ़ाया जा रहा है लगातार, 2028 तक कर दिया गया कि वो उससे वोटों की अब फसल कट रही है। योगराज धूपड़ हैं, द्वारका वासी हैं, ये कह रहे हैं एक बोर्ड का गठन हो जिसमें घोषणा पत्र में वादे करते समय बताना होगा कि संसाधन कहां से जुटाएंगे। अब इसमें संसाधन आवंटन की बात नहीं, पर जुटाएंगे कैसे, ये रूपरेखा तो दी जा सकती है ये ना। रूपरेखा देनी चाहिए सब दलों को। कौन देनी तय चाहिए। करेगा ये? नहीं, ये राजनीतिक दलों को देनी चाहिए ये व्यवस्था। या तो सुप्रीम नहीं, कोर्ट लागू कानून करे, क्यों नहीं बन सकता इस या तो बाबत? सुप्रीम कोर्ट लागू करे इसको, हाँ। या संसद कानून बनाए, या चुनाव आयोग कोई व्यवस्था दे कि भाई आप, ठीक है, आपने वादा कर दिया कि हम सबको नहीं, जो है। चुनाव आयोग तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। नहीं जी, हम नहीं इसमें संदीप घुसेंगे। जी, बिजली पानी तो छोड़िए, मुफ्त तीर्थ यात्राएं कराई जाती हैं। हाँ, किस कोई भेज रहा है हरिद्वार, कोई भेज रहा है अजमेर शरीफ, कोई भेज रहा, सरकारें भेज रही हैं। तो भाई ये सब चीजें जो है, आप जनता को इतना सशक्त बना दीजिए कि लोग खुद करें। ठीक है, वेलफेयर स्टेट में सोशल सिक्योरिटी होती है, और जो अभी आपके दर्शक कैलाश गोयल जी हैं शायद कुरुक्षेत्र से, कि शिक्षा और स्वास्थ्य, हाँ, एक सोशल इसके सिक्योरिटी अलावा व्यवस्था और है। कुछ नहीं होना अब चाहिए। आप कहिए, जैसे बिजली है, दिल्ली में चलिए मान लीजिए कंटिन्यूस बिजली आती है, लेकिन दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या है जो 200 यूनिट क्या 2000 यूनिट का पैसा दे सकते हैं। हाँ। तो उनको आप क्यों छोड़ रहे हैं? नंबर एक। दूसरा, राज्यों में जरूरत है कंटिन्यूअस बिजली सप्लाई की, बजाय आप फ्री बिजली देने से अच्छा है आप सस्ती बिजली दें, हाँ। लेकिन निरंतर बिजली दें। निरंतरता तो रखें, वही हाँ। मैं कह रहा हूं। मुफ्त का पानी क्यों दे रहे हो भाई? साफ साफ पानी दे दो दीजिए, ना। साफ पानी दीजिए, साफ व्यवस्था दीजिए। इसी तरह हेल्थ में आप पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत कीजिए, आप सरकारी अस्पतालों को समृद्ध करिए, आप उनको अब जो है, जबलपुर वासी हैं यूजे विश्वकर्मा, वो कह रहे हैं फ्री राशन और नगद राशि बंद होनी चाहिए। हालत यह है कि लेबर नहीं मिल रहा। 1500 रुपए किसी को दे दो, 3000, भाई उसको पक्की नौकरी दे दो ना। पक्की नौकरी दे दो, वो मांगने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। देखिए, मनरेगा जब आया था तो मनरेगा की बड़ी आलोचना हुई थी, लेकिन मनरेगा में काम होता है, काम तो करना होता है, पड़ेगा ना। काम करना पड़ता है। 3 महीने का जो उसमें है गारंटी सम्मान मिलती की है। बात भी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है वोटर भी सम्मान से कमाई चाहता है। नहीं, निश्चित रूप से वोटर सम्मान से चाहता है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को आप इतना सशक्त बना देंगे कि अपनी जेब से वो खर्च कर सके, तो उससे बेहतर क्या होगा? बजाय आप इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करिए, बाजार करिए, किसान का जो है, जो हमने दोनों पक्ष तो रखे हैं, पर अभी भी हम थोड़ा गोल गोल घूम रहे हैं। विनोद, आप ये बात मानेंगे? राजीव रंजन, अगर हम इसके समाधान की तरफ चलें तो क्या वक्त नहीं आ गया है कि सबसे पहले तो हमें जन कल्याण क्या है और रेवड़ी क्या है, इसे परिभाषित करने की जरूरत है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। देखिए संदीप जी, वायदे लोकतंत्र में तो होंगे। चुनाव के अवसर पर पॉलिटिकल पार्टीज ये जरूर कहेंगे कि अगर वो सत्ता में आए तो क्या करेंगे। विनोद अग्निहोत्री जी ने कहा कि अपोजिशन के पास तो कुछ होता नहीं है। देखिए, अपोजिशन में जब राजनीतिक दल होते हैं तो उनको ब्रिटिश जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो क्यों नहीं देखते हैं, जहां आप एक वहाँ शैडो गवर्नमेंट बनाते हैं, जो प्रिंसिपल अपोजिशन होता है वो शैडो कैबिनेट बनाता है,
और उसके जरिए आप एक एक विभाग में आप आकलन कर सकते हैं कितने संसाधन आपके पास आने वाले हैं, और हर वर्ष पर जो आप सरकार बजट के चला रहे पहले हैं, आप जो भी ब्रिटेन का, आर्थिक एक सर्वेक्षण और तमाम सेकंड चीजें राजीव आती जी, हैं। आपने जी। ब्रिटेन का बड़ा अच्छा जिक्र कर दिया। ब्रिटेन में जहां मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते, यहां तो मतभेद जमा मनभेद इस आलम पे है कि विपक्ष को आधी जगह तो बुलाती नहीं सरकार, आधे फंक्शंस में आधी जगह सलाह मशवरा नहीं होता, सर्वदलीय बैठक भी अपने आप में अपवाद हो गई है। गलत तो नहीं कह रहा हूं विनोद? शैडो कैबिनेट जो है बनाने अच्छी बात है। एक मिनट विनोद से थोड़ी तस्दीक करा लूं, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, शैडो कैबिनेट बहुत अच्छा विचार है। राजीव जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और बड़ा अच्छा बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या व्यवहारिक स्तर पर भारत के लोकतंत्र में है शैडो कैबिनेट, या सरकारें इतना स्पेस देती हैं क्या विपक्ष को? देती कहाँ हैं क्या? देती है बताइए। स्पेस? कहीं की राजीव जी। सरकार, कोई पार्टी की सरकार हो, कोई विपक्ष को स्पेस नहीं देती। राज्यों में कहा आप डिप्टी स्पीकर जो अपोजिशन को मिलना होता है वो तो दिया नहीं वो जाता। तो दिया नहीं गया, कहीं नहीं देता, राज्यों में नहीं देते ना केंद्र में देते हैं। आप कह रहे हैं शैडो कैबिनेट। राजीव जी रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। देखिए, मैंने शैडो कैबिनेट का जिक्र इसलिए किया कि विपक्ष जिम्मेदारी के साथ अगर वो प्रतिभाशाली नेताओं की पहचान करके उन्हें एक एक विभाग अगर समझने का उन्हें मौका दे दे, तो निसंदेह आप जो भी वायदे करते हैं उनका आकलन आप कर पाएंगे, और उन वायदों को जमीन पर उतारने में आपको भविष्य में किसी आर्थिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। ये एक और दर्शक है, आपके लिए एक आसान सेकंड, होगा। अरुण कुमार शर्मा रोहिणी वासी हैं राजीव भाई, वो कह रहे हैं मुफ्त की रेवड़ी जनता के टैक्स के पैसों से नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों के फंड से दी जानी चाहिए, तब तो सब बंद हो जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा जन कल्याण कहां है और रेवड़ी कहां है, अपनी जेब से देने पड़ जाए तो। देखिए, अब काफ़ी अच्छे दर्शक हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। राजनीतिक दलों की इतनी बड़ी हैसियत हो जाए कि वो नहीं, privilege कईयों की दे बहुत सकें, हैसियत है, तो निसंदेह देना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी दल को इतना पैसा उनकी पॉलिटिकल पार्टी में तो नहीं हो सकता है कि वो बड़े वायदे करें और उनको अपनी पार्टी के फंडिंग से पूरा करें। नहीं वो मैं बात ये संभव मानता नहीं है, हूं, व्यवहारिक पर सुझाव देखिए है। आम आदमी का मानस क्या है यहां पर डॉक्टर साहिबा। आम आदमी मतलब ये कह रहा है कि दे रहे हो तो अपनी जेब से दे के दिखाओ ना, वो व्यवहारिक बात नहीं है, पर वो एक तंज कस रहे हैं आप पर दरअसल। देखिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का अकूत पैसा है वो उससे तो कितनी रेवड़ियां बढ़ जाएंगी। सीधी सी बात है, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा किसमें जाता है संदीप जी? इनके आलीशान नुमा भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर बनाने में जाता है। लोकसभा चुनावों की बात है, सूरत में एक सरपंच थे, वो आके भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से बोल रहे थे 3 साल से स्कूल बंद है, टीचर्स नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने बोला अरे ये सब फालतू बात मत करो। वहीं सूरत में आलीशान नुमा 5 स्टार भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन गया है। यही प्रधानमंत्री मोदी जी रेवड़ी 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 करते हैं। इन आरोप खैर आपत्ति प्रत्यारोपों रेवड़ी में से भी है। शैलेश सागर जो कह रहे हैं, धनबाद वासी, वो कह रहे हैं कल्याण योजना के नाम पर शुरू की गई ये रेवड़ियां अर्थव्यवस्था को कर्ज की बेड़ियों में फंसाती जा रही हैं। प्रियंका, इस सवाल का जवाब या इन नीतियों का दूरगामी असर क्या होगा, क्या उसका आकलन भी कर रहे हैं आप लोग? अब जैसा मैंने कहा संदीप जी, अरविंद केजरीवाल जी की फाइनेंशियल प्रूडेंस ज़बरदस्त है। वो खुद एक IRS अफसर रह चुके हैं और दिल्ली की झुग्गियों में रहने के बाद उनको प्रॉब्लम्स का भी पता है, सोल्यूशन का भी पता है, उनको फाइनेंसेस भी समझ आते हैं। जिस वजह से जब हमने दिल्ली में टेक ओवर किया था तो लगभग 28,000 करोड़ का बजट था और आज वो करीब 80,000 करोड़ पर जाता है। इसमें हमने 16% हेल्थ को दिया है, लगभग 26% एजुकेशन को दिया है, लगातार बढ़ता गया है ये। और साथ में ही हम इसके ऊपर हमने दिल्ली की जनता को मुफ्त तीर्थ यात्रा भी दी है, जिसकी सर अभी आलोचना कर रहे थे। हमने अब दिल्ली की सरकार जनता का को, काम तीर्थ यात्रा फ्री बस करवाना भी यात्रा- हो गया है, या दरअसल ये आम आदमी जो है, जनता जनार्दन, लोकतंत्र का तथाकथित भगवान, उसे रिझाने लुभाने के तमाम तरीके, साम दाम दंड भेद इस्तेमाल हो रहे हैं और वोटर है सीधा साधा,
क्या वोटर इसमें फंस जाता है, या ये किस्सा, ये सिलसिला कभी ना कभी तो थमना चाहिए। नया फॉर्मेट आपको कैसा लगा है? आपकी राय की दरकार रहेगी, हमें लगातार ये बताइएगा। और ये आप ही की मांग पर हमने अब वक्त भी बढ़ाया है और तरीका भी थोड़ा बदला है, और सुधार की कहां गुंजाइश है वो जरूर बताइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।